तो गाइस ब्लीच में अब तक हमने देखा कि इचिगो और इसके सभी दोस्त रुकिया के एग्जीक्यूशन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और रुकिया डिसाइड करती है कि अब इसे सोल सोसाइटी में ही रहना है और इचिगो, इशिदा, ओरिहिमे और चैड ये सभी लोग दोबारा से इंसानी वर्ल्ड में आ जाते हैं। और आज की इस वीडियो के साथ अलंकार आर्क शुरू हो जाती है। इसके बाद हम हॉलोस की उसी जगह को देखते हैं जहाँ एक सीक्रेट रूम के अंदर एक पट्टियों से घिरा हुआ हॉलो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये बंदा कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम इचिगो को इसके स्कूल के अंदर देखते हैं। पहले की तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुका है और वही सेम हरकतें ओरिहिमे के साथ भी की जाती हैं। वही इसका आपत्तिजनक बिहेवियर इस औरत का। इचिगो के सभी दोस्त इन सभी को दोबारा से स्कूल में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग कुछ दिनों से स्कूल से गायब थे। और तभी तात्सुकी इचिगो की पैंट के ऊपर एक लकी चार्म को नोटिस करती है जिसे कि इसके फादर ने दिया था सोल सोसाइटी में जाने से पहले, जैसे कि हमने पिछली आर्क्स में देखा था। और घर वापस आकर इचिगो ने इस चार्म को अपने पिता को वापस कर दिया था पर इसके पिता ने इसे रखने से मना कर दिया और जोर जबरदस्ती से दोबारा से इसकी पैंट पर चिपका दिया। और इस बात को इचिगो तात्सुकी को समझाने लगता है और तभी तात्सुकी इचिगो के पैंट पर लगे हुए उस सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बैच को नोटिस करती है। इस बैच को कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं देख सकता है पर तात्सुकी इसे देख सकती थी। तात्सुकी, क्या तुम इस बैच को देख सकती हो क्या? हाँ, मैं इसे आसानी से देख सकती हूँ इचिगो, पर तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? और तभी इचिगो को उकिटाकी की एक बात याद आती है। किसी भी सोल रिपर के अलावा अगर कोई नॉर्मल इंसान इस बैच का इस्तेमाल करता है तो उसका बचना नामुमकिन है। और इसी वजह से उकिटाकी ने इस बैच के ऊपर एक सील बनाई थी ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान इस बैच को देख ना पाए। इचिगो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी इस बैच पर से हॉलो का सिग्नल आ जाता है जिसकी वजह से इचिगो की फट जाती है। और यही में इशिदा और सादो भी इसे नोटिस कर लेते हैं और ये सभी लोग पेट दर्द का बहाना बना के यहाँ से चले जाते हैं। इन स्टूडेंट्स को क्या हो गया? सबका पेट एक साथ कैसे खराब हो गया? पर इशिदा क्लासरूम में ही रहता है और तात्सुकी को इन तीनों पर शक हो जाता है और इसे कुछ समझ नहीं आता कि भाई ये लोग कहाँ पर चले गए। और जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो देखती है कि इचिगो तेजी से कहीं पर जा रहा होता है। इसकी ड्रेस भी चेंज हो चुकी है और इसकी पीठ के ऊपर एक बड़ी सी तलवार लटकी हुई है और दूसरी ओर इचिगो इस हॉलो के साथ लड़ने लगता है और इसे एक ही झटके में मार गिराता है। ओरिहिमे और चैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। इचिगो, इशिदा क्यों नहीं आया? उसके आने ना आने से कुछ नहीं होता। अब उसके पास उसकी कौन सी पावर्स नहीं रही है ओरिहिमे, पर मुझे इशिदा पर भरोसा है, वो बहुत ही जल्द दोबारा से कमबैक करेगा। तभी हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इन तीनों को ऊपर आसमान में उल्टा लटक के देख रहा होता है। ये कैसे भाई, ये कैसे पॉसिबल है? और इस चीज से हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये बंदा अगले ही दिन एक स्टूडेंट बनकर इचिगो की क्लासरूम में आ जाता है। इसने नया एडमिशन लिया है और इस बंदे का नाम है शिंजी हिराको। ये बंदा इचिगो के बगल में आकर बैठ जाता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या? पर इचिगो इसकी बातों को इग्नोर करता है। अब रात हो जाती है और इचिगो कौन के साथ बहस कर रहा होता है क्योंकि कौन पूरा दिन घर पे पड़े पड़े बोर हो चुका है और इसे बाहर जाकर सुंदर सुंदर कुड़ियों को देखना है। साले ठरकी। तभी दोबारा से इचिगो के पास एक हॉलो का सिग्नल आता है और जल्दी से सोल रिपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। पर इचिगो को यहाँ से जाता हुआ देखकर कौन का शैतानी मन दोबारा से जाग जाता है। दूसरी ओर इचिगो इस हॉलो को ढूंढकर इसे एक ही झटके में मार गिराता है। तभी इचिगो के पास एक और सोल रिपर आता है। तुम कौन हो और तुम सोल रिपर के कपड़े पहनकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब साले तू है कौन? मेरा नाम है जेनुसुके कुरोमदानी और मैं काराकुरा का इंचार्ज हूँ। और मेरा नाम है इचिगो कुरोसाकी और मैं एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर हूँ। ये रहा मेरा बैच। अबे ये कैसा बैच तेरा? ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है। अबे यार ये कैसा बैच दे दिया, क्या बेकार का फालतू पास है ये। और तभी पीछे से हिराको यहाँ पर आ जाता है और सीधा इचिगो पर हमला कर देता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा दमदार होता है और इसके प्रेशर की वजह से जेनुसुके दूर जाकर गिरता है और इचिगो ये देखकर हैरान था कि हिराको यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो ट्रांसफर स्टूडेंट था ना और इसके पास ये जानपाक तो क्या कर रही है? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर लीक हो रहा है, इसी वजह से तुम सभी हॉलोस को अट्रैक्ट कर रहे हो। दरअसल इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से जो कि लगातार लीक होता जाता है, बहुत सारे हॉलोस अट्रैक्ट होकर काराकुरा टाउन के अंदर आ जा रहे हैं और एक हॉलो इशिदा के पीछे भी आ जाता है और दूसरी ओर कौन के पीछे ग्रैंड फिशर हॉलो आ जाता है और सीधा कौन पर हमला कर देता है। कहीं मुझे भूल तो नहीं गए इचिगो कुरोसाकी? और गाइस ये वही हॉलो है जिसने इचिगो की मॉम को मारा था और इस हॉलो का नाम है ग्रैंड फिशर जो कि अब विकसित हो चुका है और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। और दूसरी ओर उराहारा को भी ये एहसास हो चुका था कि इस टाउन में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। यहाँ पर इचिगो हिराको से पूछता है कि तुम हो कौन और ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच में जानना है कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और हिराको अपने चेहरे के ऊपर एक हॉलो मास्क को अपीयर कर लेता है। एक ज़ानपाक्टो और एक हॉलो मास्क। असल में मैं एक सोल रिपर हूँ और एक हॉलो भी, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह इचिगो। हम दोनों बराबर ही हैं, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की थी। तुम बिल्कुल मेरे ही जैसे हो इचिगो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी असली जगह हमारे साथ है। दूसरी ओर इशिदा इस हॉलो से बचकर भाग रहा होता है और इशिदा की फट रही होती है क्योंकि अब इसके पास अपनी क्विंसी वाली ताकतें नहीं बची हैं, लेकिन फिर भी अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करके इस हॉलो को हराने की पूरी कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता है और ये हॉलो इशिदा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इशिदा भी अब कुछ नहीं कर सकता था पर तभी अचानक से इस हॉलो के हमले को कोई बीच में से काट देता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इसका पिता रियोकेन इशिदा होता है। रियोकेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पिता को इसके नाम से पुकार रहे हो? लगता है अपनी तमीज भूल चुकी हो इशिदा। आपके पास क्विंसी पावर्स क्यों हैं? आप तो हमेशा से कहते थे ना क्विंसीज की पावर्स किसी काम की नहीं और आप तो क्विंसीज से नफरत करते थे, तो अब आप लाइन पावर्स को यूज क्यों कर रहे हो पिताजी? मुझे क्विंसी की पावर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है इशिदा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या बच्चे, तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है ही नहीं। ये सुनकर इशिदा को बुरा लगता है। अपनी पॉकेट से एक चीन को बाहर निकालता है। असल में ये चीन एक क्विंसी क्रॉस होता है जो कि इशिदा को बहुत पहले इसके दादाजी ने भी दिखाया था और तभी इशिदा के पीछे वही हॉलो अपीयर हो जाता है पर रियोकेन इसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है इशिदा, बिना अनुभव से ही तुम सोल सोसाइटी के अंदर चले गए और अपनी ताकतों को तुमने खो दिया। तुम बस एक बेवकूफ हो, पर मैं तुम्हारी पावर्स को वापस ला सकता हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम दोबारा अपने सोल
रिपर दोस्तों के पास नहीं जाओगे। यहाँ पर कौन लगातार इस हॉलो से बचकर भाग रहा होता है और ये बुद्धू हॉलो जो कि कौन को इचिगो समझ रहा होता है कौन से कहता है कि जल्दी अपनी सोल रिपर वाली फॉर्म में आ जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कौन इसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि साले मैं वो नहीं हूँ, अरे सर जी मैं इचिगो नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना, गलती होगी। पर हॉलो इसकी एक नहीं सुनता और इस तरह हम 3 नए कैरेक्टर्स को देखते हैं और ये तीनों उराहारा की मॉड सोल्स हैं और इन तीनों का नाम नोबा, रेरिन और कोरोडो है। तीनों दूर से कौन की हालत को देख रहे थे। दूसरी ओर ये हॉलो कौन पर हमला कर देता है पर ये तीनों कौन को टेलीपोर्ट करके इसकी जान बचा लेते हैं। कौन इन तीनों का शुक्रिया अदा करता है। तभी ये हॉलो इन तीनों को ढूंढ लेता है और ये तीनों इस बार अपनी जान बचाकर हॉलो से भागने लगते हैं और फिर रेरिन अपने स्पेल का यूज करके इस हॉलो को एक इल्यूजन में डाल देती है, गेंजुत्सु भी कह सकते हैं। और अब इस हॉलो का सामना इचिगो से होता है असली वाला और इचिगो को यहाँ पर देखकर ये हॉलो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि काफी समय से इचिगो को ही ढूंढ रहा होता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये हॉलो इचिगो को टक्कर दे रहा था और ये हॉलो समझ जाता है कि इसे गेंजुत्सु के अंदर डाला गया है और इस गेंजुत्सु से बाहर निकल जाता है। कौन बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से तेजी से भागने लगता है पर यह हॉलो भी कम नहीं था और फाइनली कौन को पकड़ लेता है और इसे सीधा नीचे जमीन पर पटक देता है और कौन को जान से मारने ही वाला होता है और कौन जो कि अभी हिल भी नहीं सकता था, इसकी बॉडी की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और ये हॉलो जैसे ही इस पर हमला करता है तभी अचानक से एक लाइटनिंग से ये हमला रुक जाता है। शायद मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था बच्चे, इस लकी चाम को अपने से दूर मत करना। तुम हो कौन? और गाइस ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इचिगो के फादर होते हैं, इशिन कुरोसाकी। और इचिगो के फादर भी एक सोल रिपर ही होते हैं और कोई ऐसे वैसे सोल रिपर नहीं, एक कैप्टन लेवल के सोल रिपर हैं। भाई साहब मुझे लगा था भाई ये बंदा कार्टून है पर ये तो बैड निकला। दूसरी ओर इचिगो और हिराको इशिन के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके ही घबरा जाते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर वाला इंसान आखिर है कौन। पर इस बात से बेखबर इचिगो कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इसका बाप है। हिराको अपना दिमाग दौड़ाने लगता है और इचिगो इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से कट लेता है। हिराको इसे रुकता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चले वाला, मुझे तुम्हारे ग्रुप में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं एक सोल रिपर हूँ और मुझे अपनी ड्यूटीज को नहीं भूलना है। और ऐसा बोलकर इचिगो यहाँ से चला जाता है। तभी हिराको को इसका बॉस कॉल करता है और इसे गालियां देने लगता है क्योंकि हिराको इचिगो को इनके ग्रुप में शामिल नहीं कर पाया है। दूसरी ओर इशिन कौन को इसका लकी चार्म वापस लौटा देता है। ये लो बच्चे, मैंने इसे तुम्हारे लिए ही बनाया था, ना कि इचिगो के लिए। कौन ये देखकर हैरान रह जाता है कि इशिन को इसका असली नाम भी पता है और इस बात को भी जानता है कि ये बंदा असली इचिगो नहीं है। पर आपको कैसे पता चला कि मैं असली इचिगो नहीं हूँ? मुझे इस बात के बारे में शुरुआत से ही मालूम है, जब से तुम इचिगो के शरीर के अंदर और हमारे घर पर आए हो। पर इस बात को जानते हुए भी मैं अनजान बन के रहा ताकि तुम दोनों को शक ना हो। और मैं उराहारा की उन तीनों मॉड सोल्स के बारे में भी जानता हूँ। ये तीनों बाहर निकल आते हैं जो कि इशिन को देखकर छुपे हुए थे। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इचिगो कुरोसाकी से है। मेरे रास्ते से हट जाओ। इचिगो कहाँ पर है? इचिगो, हाँ मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है और चाहे वो यहाँ पर हो या ना हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मेरे ही हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर ये हॉलो भड़क जाता है और अपना बदला इशिन से लेने के बारे में सोचता है और इस बात के बारे में ये हॉलो जानता था कि इशिन कोई मामूली बंदा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि अब हद से बड़ा हो चुका था और उसके पास एक बहुत बड़ी जान पाक्टो भी होती है। ये हॉलो इन तीनों को ट्रोल करने लगता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ और मेरे पास इतनी ज्यादा बड़ी और लंबी जान पाक्टो भी है। अब मेरी जान पाक्टो के सामने तुम्हारी ये छोटी सी जान पाक्टो किसी काम की नहीं है। कौन हैरान हो जाता है कि एक हॉलो के पास एक जान पाक्टो क्या कर रही है क्योंकि जान पाक्टो तो सिर्फ सोल रिपर्स के पास होती है। तुम जैसा एक बड़ा सा हॉलो बस एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट्स कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन करती है और ये एक्सपेरिमेंट हॉलोस अगर अपने हॉलो मास्क को हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी भी सोल रिपर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनकी जान पाक्टो को भी यूज कर सकते हैं। पर इस जान पाक्टो से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम हो तो एक हॉलो ही। तुम्हारी जान पाक्टो बहुत ही छोटी है, तुम इससे बिना कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि जितनी बड़ी जान पाक्टो होगी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसे ही हॉलो इशिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इशिन अपनी जान पाक्टो के एक ही स्लैश से इस हॉलो को बहुत आसानी से 2 हिस्सों में काट देता है। अरे कैप्टन या सोल रिपर अपनी जान पाक्टो को अपनी स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से उसके साइज को कंट्रोल करता है। अगर वो सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते तो उनके हाथों में एक बिल्डिंग जितनी बड़ी जान पाक्टो होती जिसे चलाना तो दूर की बात है, उठाना भी नामुमकिन होता। इस बात को कभी मत भूलना, कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को उसकी जान पाक्टो के साइज के साथ कंपेयर मत करना, समझे बच्चे? इशिन की इस ताकत को देखकर कौन और ये तीनों हैरान रह जाते हैं और इशिन यहाँ से जाने लगता है। पर तभी किसके उराहारा इसके सामने आ जाता है। काफी समय हो चुका है मिले हुए। और इस बात से हमें पता चलता है कि उराहारा और इशिन एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और करीब 20 साल पहले इशिन के साथ कोई हादसा हुआ था जिसमें उराहारा भी शामिल था, जिसके लिए उराहारा इशिन से माफी मांगने लगता है। और उराहारा की बातों को सुनकर इशिन कहता है कि मैं इस हॉलो यानी कि ग्रैंड फिशर से कभी नफरत नहीं करता था। इन 20 सालों में बस अपनी कमजोरी से नफरत करता था क्योंकि अगर ये कमजोर नहीं होता तो उस रात अपनी पत्नी यानी कि मासाकी की जान बचा पाता। ये सुनकर उराहारा बुरा महसूस करता है और इशिन से कहता है क्या तुम इचिगो पर ध्यान दे रहे हो क्योंकि विज़र्ड गैंग ने इचिगो के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है। ये सुनकर इशिन भी सीरियस हो जाता है क्योंकि इशिन को इसके बारे में पहले से ही पता था कि इचिगो के पास विज़र्ड गैंग आ सकती है। असल में ये विज़र्ड गैंग इन लोगों ने किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके हॉलोस की पावर को हासिल किया है जिसकी वजह से इनके चेहरे पर हॉलो मास्क बन चुका है। पर इस ग्रुप का असली ठिकाना और इनके असली मकसद के बारे में कोई नहीं जानता है और हमें एक और ग्रुप के बारे में बताया जाता है। इशिन को लगता है कि विज़र्ड और अरंकार गैंग बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं और ये दोनों ग्रुप्स ही सोल रिपर्स से नफरत करते हैं। पर हाल ही में विज़र्ड गैंग ने इचिगो जैसे एक सोल रिपर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है तो इशिन को ऐसा लगता है कि विज़र्ड गैंग किसी बड़ी फाइट की तैयारी कर रही है और इस फाइट का एक ही पॉइंट हो सकता है कि अरंकार ग्रुप ने हॉलो मास्क हटा दिया है और हॉलो से मास्क हटना ये 2 ही तरीकों से हो
सकता है। एक तो नेचुरली होना, अगर नेचुरली किसी हॉलो का मास्क हट जाता है तो वो अचानक से अपने लेवल के हॉलो से 1 या 2 कदम आगे चला जाता है और इन्हें मोग अहंकार भी कहा जाता है। और दूसरा रास्ता ये है कि मॉग हॉलोस पर रिसर्च करके उन्हें टोटली अहंकार में बदल देना, जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और अपने साइज को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब देखकर ईशिन को लगता है कि इन सब के पीछे आइजन सुजुकी का ही हाथ है, जिसने मोग अहंकार के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर उन्हें असली अहंकार में बदलने की कोशिश की है। इसी वजह से उसने होग्यो को बॉल को छुड़ाया था ताकि आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके। ये सुनकर उराहारा कहता है कि अगर आइजन सच में यही करने के बारे में सोच रहा है तो उसका मिशन पूरा होने में अभी काफी ज्यादा वक्त है, क्योंकि उराहारा की कैलकुलेशंस के हिसाब से होग्यो को बॉल अभी मैच्योर नहीं हुई है। उसे मैच्योर होने में अभी 1 साल बाकी है। भले ही उसे मैच्योर होने में अभी समय है, पर होगियो को बॉल अपनी आधी पावर में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आइजन इस आधी ताकत का यूज करके ही अपना पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरे असली अहंकार और मैनोस ग्रांडेस को इकट्ठा करके होगियो को बॉल से कंट्रोल करेगा और उन्हें सोल रिपर्स के साथ भिड़ा देगा ताकि पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है ईशिन, हमें ये करना ही होगा, चाहे दुश्मन हो या साथी, हमें लड़ना ही होगा। और उराहारा डिसाइड करता है कि द विजर्ड गैंग के साथ मिलकर और सोल सोसाइटी को अपने साथ लेकर इस लड़ाई में शामिल होंगे। ईशिन भी सीरियस हो जाता है और तभी ईशिन को इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होता है। उराहारा इन सभी को अपने घर की तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि उराहारा इचिगो को कुछ भी बताना नहीं चाहता है। दूसरी ओर इचिगो उसी लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां से अननोन स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा होता है, पर यहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ पर एक भी बंदा नहीं था और ना ही कोई हॉलो था। अब यहाँ पर हुआ क्या था? अगली सुबह हम इचिगो के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर इचिगो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि इसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में ही याद आ रहा था, जो कि इसके लिए एक मिस्ट्री बन चुका है। इससे हिराको की बातें भी याद आने लगती हैं, जहाँ पर हिराको इसे विजर्ड गैंग में शामिल होने का इन्विटेशन देता है, क्योंकि हिराको को लगता है कि इचिगो इन्हीं के जैसा है। और ये सारी बातें सोच के ही इचिगो परेशान हो जाता है। और यही सेम कंडीशन उरियो के साथ भी थी, क्योंकि इशिरा को बार बार अपने पिता की बातें याद आ रही थी कि इसके पिता इसकी ताकतों को वापस लेकर आ सकते हैं, पर इसके बदले में इशिरा को अपने दोस्तों से दूर जाना होगा, जो कि इशिरा कभी भी नहीं करना चाहता है। तभी ओरिहिमे यहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ हिराको भी होता है और हिराको और ओरिहिमे अच्छे दोस्त बन चुके थे। और इस बात का फायदा उठाकर हिराको ओरिहिमे के साथ बदतमीजी करने लगता है। इसे देखकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और हिराको को घसीटते हुए इसे क्लासरूम से बाहर लेकर जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी विजर्ड गैंग के अंदर शामिल नहीं होने वाला, तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए हाँ नहीं कर देते। अगर तुम एक बार विजर्ड बन जाते हो तो तुम चाहकर भी हमारे ग्रुप से बाहर नहीं निकल सकते हो। ये सुनकर इचिगो घबरा जाता है और इसके पसीने छूटने लगते हैं। तुम अपने सभी दोस्तों को और अपने परिवार वालों की रक्षा करना चाहते हो, है ना? तुम उन्हें हर मुश्किल से बचाना चाहते हो, पर एक दिन तुम्हारे अंदर का वो हॉलो हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और तुम्हारे इस शरीर के ऊपर काबू पा लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो हॉलो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इचिगो इसकी बातें सुनकर सीरियस हो जाता है, पर इन सब बातों के बावजूद भी इसकी गैंग में शामिल होने से मना कर देता है और अपनी आगे की जिंदगी को ऐसे ही जीने का डिसाइड करता है, जहाँ हिराको अपने घर की तरफ लौट रहा था और इस बात से परेशान था कि ये इचिगो को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करने के लिए कैसे कन्विंस करे, क्योंकि इससे ये काम नहीं हो रहा है। तभी अचानक से कोई पीछे से हिराको को लात मार देता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि विजर्ड गैंग की सेकंड इन कमांडर हियोरी सरुदा की है। और हियोरी इसकी अच्छे से धुलाई करने लगती है, क्योंकि हिराको इचिगो को अपने ग्रुप के अंदर शामिल नहीं करवा पाया। तभी ओरिहिमे और सादो भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हिराको का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ओरिहिमे यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि इससे लगता है कि हिराको और इचिगो के बीच कुछ चल रहा है, यानी कि कुछ बात चल रही है जिसके बारे में ओरिहिमे और जेड को मालूम नहीं है और इचिगो भी इन्हें कुछ नहीं बताना चाहता है। तो अब इनके पास बस एक ही चारा बचा है, सीधा हिराको से ही पूछ लिया जाए। पर हियोरी इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है और हियोरी इंसानों और सोल रीपर्स से नफरत करती है। इसी वजह से ये ओरिहिमे को मारने का डिसाइड कर लेती है, पर इसके हमला करने से पहले ही हिराको इसे पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है और जाते हुए इन दोनों से माफी भी मांगता है इसकी हरकतों की वजह से। ओरिहिमे इसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर सादो इसे रोक लेता है, क्योंकि इसे लगता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद हम डायरेक्टर्स ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उरियो के पिता ryukin इशिदा बैठे होते हैं। तभी उरियो इनके पास आता है। क्या तुमने अपना फैसला ले लिया बच्चे? मुझे अपनी कुंसी पावर्स को वापस लेना है, मुझे मेरी खुद की कुंसी पावर्स चाहिए, ना कि किसी दूसरे की। और इशिदा कसम खाता है कि ये कभी भी सोल रिपर्स के साथ नहीं मिलेगा, चाहे वो इसके दोस्त ही क्यों ना हो। इसके बाद हम कुरोसाकी क्लिनिक में देखते हैं और इचिगो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो इशिन अपने लेजेंडरी स्टाइल में इसका स्वागत करता है, जो कि है एक कोहनी से हमला। और इस हमले की वजह से इचिगो दूर जाके गिरता है, पर इस बार इचिगो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अपसेट है। इशिन कंफ्यूज हो जाता है। क्या हुआ बच्चे, आज तुमने जवाब नहीं दिया? कोई सब ठीक तो है ना इचिगो? इशिन को लगता है कि इचिगो एग्जाम में फेल हो चुका है, इसी वजह से बेचारा डिप्रेशन में है। तुम्हारा पिता इतना बुरा भी नहीं है बच्चे, जो कि फालतू के पेपरों के ऊपर तुमसे नाराज हो जाए। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद 10 बार फेल हुआ था 10वीं में और 7 बार 7वीं में, कुछ नहीं होता बच्चे, टेंशन न ले। नहीं पिताजी, अब जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं बस अपने रूम में जाना चाहता हूँ, मेरा खाना ऊपर ही दे दीजिएगा। इशिन और इसकी दोनों बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर आज इचिगो को हो क्या गया है। इचिगो अपने रूम में जाता है, कौन इसका स्वागत करता है और इससे बातें करने लगता है, पर इचिगो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कौन समझ जाता है कि इचिगो किसी बात से परेशान है। कौन इसे मनाने की कोशिश करता है और इसके पिता की असलियत के बारे में बताने की कोशिश करता है कि इसके पिता एक सोल रिपर है। पर तभी उराहारा की वो दूसरी मॉड यहाँ पर आ जाती है और कौन की पिटाई लगाने लगती है और बोलती है कि साले पागल है क्या तू, उराहारा ने मना किया है हमें, इचिगो को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उराहारा जान ले लेगा हम सबकी। ये सुनकर कौन चुप हो जाता है, पर ये ना समझ दोबारा से इसे इशिन के बारे में बताने वाला था, पर रीरिन इस बार इसकी अच्छे से कुटाई लगाती है। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि इचिगो सो चुका है और अब कौन इसे परेशान करना नहीं चाहता है और इसे लेकर
देखकर यहाँ से बाहर चला जाता है और इचिगो को सोते हुए अपने हॉलो वाले वही फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहाँ पर इचिगो हाफ हॉलो में कन्वर्ट हो चुका था और अपने शरीर से कंट्रोल खोता जा रहा था और इसे बार बार हिराको की बात याद आ रही थी, जहाँ पर हिराको इससे कह रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे अंदर का हॉलो तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह से काबू कर लेगा और तुम्हारे सारे परिवार वाले तुम्हारे सभी दोस्तों की जान ले लेगा। और इचिगो भी इस बात को समझ जाता है कि हिराको सच कह रहा था। उस दिन सच में इचिगो ने अपने शरीर के ऊपर से काबू खो दिया था और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरी तरह से हॉलो में बदल जाएगा। तभी अचानक से इचिगो को हॉलो इचिगो की आवाज सुनाई देने लगती है। इचिगो घबरा जाता है। तुम देख रहे हो ना इचिगो, तुम्हारे बहुत ही करीब आता जा रहा हूँ। एक दिन तुम्हारे इतने करीब आ जाऊंगा, तुम्हारे असली शरीर को निगल जाऊंगा। तुम तो गए इचिगो। ये सुनकर इचिगो की फट जाती है। तभी कारिन यहाँ पर आ जाती है और इचिगो से डायरेक्टली पूछती है कि भैया आप परेशान क्यों हो, क्या हुआ है? पर इचिगो इसे कुछ नहीं बताता और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और कारिन रिवील करती है, बड़े भैया मैं आपकी असलियत के बारे में जानती हूँ कि आप एक सोल रिपर हो। ये सुनकर इचिगो हक्का बक्का रह जाता है। इसकी असलियत के बारे में कैसे पता चला? यहाँ सेनेटी के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और तभी उन्हें काराकोरा टाउन के अंदर से यानी कि इचिगो के टाउन की तरफ से एक अननोन रीडिंग मिलने लगती है और काराकोरा टाउन के अंदर आसमान से कुछ गिरकर नीचे जमीन पर टकराता है। काराकोरा के लोग ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हुआ और धमाके के अंदर से कोई खतरनाक सा बंदा धीरे धीरे बाहर निकलता है। दूसरी ओर इचिगो कारिन की बातों को सुनकर समझ जाता है कि कारिन भी स्पिरिचुअल प्रेशर्स को सेंस कर सकती है, पर फिर भी कारिन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। भैया मुझे आपके बारे में बहुत पहले से ही मालूम है, पर मैं पहले नहीं जानती थी कि आप हो क्या। पर जब मैं मिस्टर कानूनजी से मिली तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। और तभी इन दोनों को एक बहुत खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है और ये प्रेशर चैड और हिमे उराहारा और इशिन कुरोसाकी भी सेंस कर जाते हैं और सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पर इचिगो कारिन की बातों को टालकर उसी स्पिरिचुअल प्रेशर की तरफ जाने वाला था, पर कारिन इसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका था कि यह मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पर इचिगो कारिन को सॉरी कहकर अपनी सोल रिपर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सेरेती के अंदर एक बंदा हेड कैप्टन यामा को मैसेज देता है कि काराकोरा टाउन की तरफ से दो बहुत ही ज्यादा तगड़े हाई स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस किए गए हैं और ये दो अरंकार ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये सुनकर हेड कैप्टन यामा भी सीरियस हो जाता है और काराकोरा टाउन के अंदर जहाँ पर धमाका हुआ था हम दो अरंकार्स को देखते हैं, एक का नाम है यामी और दूसरे का नाम है अल्कियोरा। और काराकोरा टाउन के लोग इन दोनों अरंकार्स को नहीं देख सकते थे क्योंकि इनके पास स्पिरिचुअल प्रेशर है ही नहीं है। ये देखकर यामी निराश हो जाता है। अरे यार, ये इंसान कितने कमजोर है, इनके पास तो जरा सा भी स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं है। और यामी अपनी पावर्स का यूज करके अपने आसपास मौजूद सभी सोल्स को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिसका एहसास सादो और ओरिहिमे को भी हो जाता है क्योंकि तेजी से उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे और इनके सामने ही काराकोरा टाउन के लोग मरने लगते हैं। चैड समझ जाता है कि इनका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और चैड ओरिहिमे से कहता है कि जब हम दोनों अपने ओपोनेंट्स के सामने होंगे ओरिहिमे, तो क्या तुम घायलों की हेल्प कर सकती हो? ओरिहिमे भी समझ जाती है कि चैड इसे मुश्किल में डालना नहीं चाहता है और इसकी रक्षा करना चाहता है। दूसरी ओर यामी काराकोरा टाउन के लोगों के सोल्स को एब्सॉर्ब कर लेता है पर इसके बाद भी इस बुक्खड़ मोटो का पेट नहीं भरता है तो इन सभी इंसानों की जान लेने के बारे में सोचने लगता है। पर उल्कियोरा इसे टोकते हुए कहता है, हमें इन इंसानों को मारने के लिए नहीं भेजा गया था यामी, हमारा मकसद कुछ और है। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि एक इंसान जिंदा बच गया है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि तात्सुकी होती है। भाई इसको मत मारते भाई। अब ये लोग तात्सुकी इन दोनों को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाती है और यामी भी इसे सर्वाइव करता हुआ देखकर तात्सुकी से इंप्रेस हो जाता है और इसे पता चल जाता है कि तात्सुकी के पास स्पिरिचुअल प्रेशर है जिसकी वजह से ही सर्वाइव कर पाई। हमें जिसकी तलाश है, क्या ये वही लड़की है? इसकी सोल लगभग मरने ही वाली है, वो शख्स ये लड़की नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं इसे मार गिराता हूँ। और जैसे ही यामी तात्सुकी को मारने ही वाला होता है तभी चैड यहाँ पर आ जाता है और इसके हमले को रोक देता है और ओरिहिमे तात्सुकी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यामी के इस हमले की वजह से चैड थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और यामी की ऐसी ताकत को देखकर समझ जाता है कि इनका सामना किसी नॉर्मल विलन से नहीं हुआ है। और यामी सादो की ताकतों को देखकर उल्कियोरा से पूछता है, यही वो शख्स है उल्कियोरा? ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, किसी कचरे की तरह। और मैं प्लीज तात्सुकी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और जैसे ही चैड यामी पर हमला करने वाला होता है यामी अपनी एक ही थप्पड़ से चैड की धज्जियां उड़ा देता है और चैड की ऐसी हालत को देखकर ओरिहिमे इसे उठाने की कोशिश करती है और ओरिहिमे समझ जाती है कि चैड पहले से ही जानता था कि दुश्मन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनसे लड़कर जीत नहीं पाएगा। पर फिर भी चैड ने इसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और ओरिहिमे को यहाँ से भाग निकलने का एक मौका दिया। और यामी जैसे ही इन दोनों पर हमला करने वाला होता है तभी ओरिहिमे अपनी शील्ड से इसके हमले को ब्लॉक कर देती है और ओरिहिमे अपनी हीलिंग टेक्निक से चैड को हील करने लगती है। और उल्कियोरा ओरिहिमे की इस हीलिंग टेक्निक को नोटिस करने लगता है और समझ जाता है कि इसकी हीलिंग टेक्निक असलियत में हील नहीं करती है बल्कि टाइम को रिवर्स करती है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव टेक्निक है। और उल्कियोरा ने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी थी क्योंकि ये हीलिंग टेक्निक से काफी ज्यादा डिफरेंट है और समझ जाता है कि ओरिहिमे कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगी, पर जब तक इचिगो यहाँ पर नहीं आ जाता मुझे इन्हें उलझाए रखना होगा ताकि चैड पर हमला ना कर सके। और ओरिहिमे सुबाकी को समन करती है और सीधा यामी पर हमला करती है पर यामी इस हमले को अपने एक ही हाथ से रोक देता है जैसे कि यह हमला कुछ होता ही नहीं है। ये लड़की बाकियों से काफी ज्यादा अलग है, तुम्हारे पास काफी रेयर टेक्निक्स हैं। उल्कियोरा, क्या हम इसे जिंदा ही आइजन के पास लेकर जा सकते हैं? इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की बस एक कचरा है, इसे खत्म कर दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जैसे ही यामी ओरिहिमे को खत्म करने वाला होता है तभी इचिगो इसके सामने आ जाता है और अपनी जान पाक्टों से इसके हमले को रोक देता है। अब तुम करो। माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए ओरिहिमे। नहीं इचिगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी और स्ट्रांग होती तो मैं इन सभी को बचा सकती थी। नहीं
ओरिहिमे, तुम माफी मत मांगो, इन सभी से अब मैं निपटता हूँ। बांकाई। और इचिको टेंसा जांगेत्सु को पकड़ता है और बहुत ही कातिलाना अंदाज में खड़ा हो जाता है। ओरिहिमे इसकी बांकाई को देखती है। इतने करीब से मैंने इसे पहली बार देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है इचिको आखिरी बार से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा हैवी और थिक है, मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये मुझे इचिको जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ओरिहिमे पीछे चली जाओ। ठीक है इचिको। और यामी और इचिको एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास बांकाई भी है? हाँ ओए उल्कियोरा, क्या यही है वो बंदा? हाँ यही है वो। मुझे मालूम नहीं था इतनी आसानी से मिल जाओगे। नारंगी बाल, काली बांकाई, मुझे कोई संदेह नहीं है, यही हमारा टारगेट है। यामी। यामी इचिको पर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर इचिको एक ही हाथ से इसके हमले को रोक देता है। भाई साहब, यामी के हाथ से पसीने छूट जाते हैं। इचिको इसकी तरफ दिखता है और बोलता है कि वो तुम ही हो ना जिसने चैड के हाथ को चोट पहुंचाई थी। तो तुम क्या कर लोगे हो? और इचिको एक ही झटके में इसके हाथ को काट देता है। उल्कियोरा सोचता है कि यही होता है जब आप अपने दुश्मन को कम आंकते हो और उसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हो। अपने पर कियोसा को अच्छे से सीख लो यामी। और फिर भी इसने एक ही झटके में यामी के हाथ को काट दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में अपनी बांकाई को इतना अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। इसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर भी इतनी कम ताकत के साथ यह आइजनसामा के लिए कोई खतरा नहीं है। अरे तुम अभी भी खड़े हो, तुम काफी ताकतवर हो। यामी, अगर तुम्हें उससे लड़ने में दिक्कत हो रही है तो क्या मैं आ जाऊं? यामी इसे कहता है कि नहीं, पीछे हट जाओ, इसे तो मैं देखता हूँ। और अपनी तलवार को बाहर निकालने ही वाला होता है। तुम इस मामूली से दुश्मन के लिए अपनी जान पख्तों का यूज करने वाले हो। एक सेकंड, तो इसकी कमर पर जो तलवार है वो एक जान पाक्टो है। एक टूटा हुआ होलो मास्क, छाती में छेद, हाथ में जान पाक्टो। मुझे लगा ही था, मैंने एक अजीब सा स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस किया है। आखिर ये दोनों है कौन? क्या ये हमारी तरह यानी कि मेरे और सिंचू के जैसे ही हैं? और तभी इचिको के अंदर से होलो इचिको कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है इचिको तो स्विच कर लो, मैं टेक ओवर कर सकता हूँ। यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ। तभी यामी इस पर एक जोरदार किक मारता है और हिमे इचिको को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर ये यामी और हिमे को भी एक ही झटके में दूर पटक देता है और इचिको की पिटाई करने लगता है। अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा, क्या वो होलो मेरे लड़ने में रुकावट पैदा कर रहा है क्या? इचिको की हालत खराब हो जाती है और यामी इसके सर को पकड़ लेता है। मुझे नहीं मालूम ये क्या चल रहा है, पर अचानक से तुमने हिलना बंद कर दिया है। इचिको ओरिहिमे को देखता है और इसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा होता है। तभी उल्कियोरा सोचता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है, इसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जब ये कम होता है तो ये आदमी एक कचरा बन जाता है, पर जब इसका स्पिरिचुअल प्रेशर हाई हो जाता है तो इसका स्पिरिचुअल प्रेशर मुझसे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर ये चल के रहा है। तो मैं इसे एक ही झटके में खत्म कर देता हूँ, देखते जाओ उल्कियोरा। और इचिको को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी हम सब के चाहिए कि इसके उराहरा और योरोइची यहाँ पर आ जाते हैं। तुम कीड़े के पौधे काटते ही जा रहे हो और अगर तुम बीच में आए हो तो इसका मतलब यही है तुम्हें इससे पहले मरना होगा। योरोइची यामी का हाथ पकड़ती है और इसे एक ही झटके में पटक देती है। इसे मैं संभालती हूँ। यामी इन पर हमला करने ही वाला होता है, पर दोनों इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि मानो यहाँ से गायब ही हो चुके हैं। और एक पंच और एक किक और एक हाई जंप किक से योरोइची इसे नीचे गिरा देती है और स्वैग के साथ ओरिहिमे की ओर जाने लगती है। योरोइची, क्या इचिको ठीक है? तभी यामी दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने सैरों से इन पर हमला करता है। और गाइस, ये जो सैरो हमला है ये हमला हॉलोस का होता है जिसे ये बंदा भी यूज कर पा रहा है। मुझसे पंगा लोगे तो ऐसे ही खाक में मिल जाओगे, कोई भी इतने नजदीक से मेरे सैरों से नहीं बच सकता है। तभी हम एक परछाई देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे उराहरा ने इसके हमले को रोक दिया है। यामी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। तुम लोग हो कौन? तुम सभी लोगों को तो मेरे सैरों से मर जाना चाहिए था। तुम्हें अपने आसपास की सराउंडिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम्हारे हमले को रोका नहीं है, बस तुम्हारे सारे हमले को डिफ्लेक्ट करके तुम्हारे सैरों को गायब कर दिया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो हंसी खुशी तुम एक डेमो दे सकता हूँ मोटे। और उराहरा अपनी बेनही में पावर का यूज करता है और इसी के हमले को इसके ऊपर परफॉर्म करता है, पर तभी एक ही सेकंड में उल्की उरा यहाँ पर आ जाता है और उराहरा के इस हमले को रोक देता है और यामी को एक पंच मार के पीछे धकेल देता है। तुमने ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग होता तो तुम्हें पता चल जाता ये दोनों किसके उराहरा और योरोइची हैं। तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से तुम इनके सामने नहीं टिक पाओगे, तो बेकार की फाइट लड़ने में कोई मजा नहीं। चलो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। योरोइची इन्हें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि अब क्या हो गया, फट्टों की तरह भाग रहे हो यहाँ से। और जाते हुए उल्कियोरा कहता है, ऐसे ताने मुझे मत मारो, तुम दोनों को भी इसके बारे में मालूम है। अगर तुम लोग मुझसे मुकाबला करते हो और साथ ही साथ उस कचरे की भी रक्षा करोगे तो जीत मेरी ही होगी। पर अभी हमें आइजनसामा को रिपोर्ट देने जाना होगा, क्योंकि उनकी नजर जिस सोल रीपर के ऊपर है वो बस एक कचरा है। ये तो इतना भी लायक नहीं है कि मेरे हाथों से मर सके। इसके बाद हम उराहरा की शॉप पर देखते हैं जहाँ पर उराहरा उरुरु और जिंता के लिए कुछ जूस लेकर आया है और अंदर योरोइची एक के बाद एक प्लेट खाती ही जा रही होती है खाने की। उराहरा इसे देख कर कहता है कि मैं पूछने वाला था कि तुम्हारा हाथ कैसा है, पर देख कर लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। योरोइची हंसकर कहती है कि खाने पीने के लिए मेरे हाथ बिल्कुल सही सलामत है। और लड़ाई के लिए मैंने उस पर हमला करते वक्त अपने हाथों और पाँव को काफी ज्यादा डैमेज कर लिया है। मुझे लगा नहीं था कि उसका कवच और स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इसके वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हमने जितना सोचा था उससे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो लोग। दूसरी ओर हम देखते हैं इचिको अपने बेड पर लेटा हुआ था और पट्टियों से घिरा हुआ था। तभी कौन चिल्लाकर कहता है कि भाई यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है, हमें बाहर जाकर चिल करना चाहिए। मैं तो यहाँ से जा रहा बोरिंग इंसान। और कौन खिड़की को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है पर नीचे गिर जाता है। कौन ऊपर देख कर चिल्लाता है कि मैंने इतना बड़ा स्टंट किया भाई, पर वो बेवकूफ कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा। कौन इचिको को चीयर अप करने की कोशिश करता है पर इचिको के दिमाग के अंदर वही हॉलो वाली बात चल रही होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद स्कूल चालू हो चुके हैं पर ओरिहिमे को एक लड़की पूछती है कि भाई तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। अरे ये तो कुछ नहीं है, सीढ़ियों से गिर गई थी। ओरिहिमे, तुम 5 दिनों से गायब थी, वो भी सीढ़ियों से गिरने की वजह से। तुम्हें इतनी बड़ी चोट नहीं लग सकती सीढ़ियों से गिरने से, कुछ तो शर्म करो, सच बताओ। तभी इचिको यहाँ पर आता है और इचिको के सर के ऊपर भी पट्टियां बंधी होती हैं। इचिको ओरिहिमे से कुछ कहना चाहता है। कुछ नहीं, ये इतना जरूरी नहीं। ओरिहिमे यहाँ से चली जाती है। इचिको भी काफी ज्यादा सैड महसूस कर रहा होता है और सोचता है कि जब वो
उस फाइट के बाद ओरिहिमे से मिलने गया था तब ओरिहिमे ने इससे कहा था कि प्लीज तुम अपने आप पर दोष मत देना इचिको। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही लड़ाई में कूद गई थी, इसमें सारी गलती मेरी ही है और सच बताऊं तो मुझे कुछ दर्द हो ही नहीं रहा है, प्लीज तुम सॉरी मत कहो। पर इचिको सोचता है कि ये सारी गलती मेरी ही है, चैड भी मेरी वजह से बुरी तरह से घायल हो गया, तात्सुकी मरने ही वाली थी, ये सब कुछ इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। माफी मांगने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। इसके बाद कुछ लोग बातें करते हुए स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। आसपास के सभी स्टूडेंट्स इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और गाइस ये लोग कोई और नहीं हमारे सोल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। ये सभी लोग इचिको के क्लासरूम में जाते हैं और इचिको इन्हें देखकर हैरान रह जाता है। एक सेकंड भाई, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें भी पढ़ाई का शौक हो गया? इचिको शौक रह जाता है। रेंजी, इकाको, रांगेक्यू और तोशिरो कहता है कि साले तोशिरो क्या होता है? मुझे कैप्टन हित्सुगाया बुला और तुम सब लोग यहाँ कर रहे हो। रेंजी बताता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि एक फुल ऑन अरंकार्स की बैटल होने वाली है, तो हमें तुम्हारे साथ मिलकर उस बैटल की तैयारी करनी होगी। पर ये अरंकार क्या होता है? रेंजी बोलता है कि क्या तुम बिना कुछ जाने बुझे ही अरंकार्स के साथ लड़ने चले गए थे? कौन सी लड़ाई? किस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ इचिको, ये लोग उनकी बात कर रहे हैं जिन लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी। जी हाँ गाइस, हमारी रुकिया वापस आ चुकी है। अब रुकिया खिड़की पर खड़ी होती है और बाकी के स्टूडेंट्स रुकिया को देखकर कहते हैं कि वो रुकिया है क्या? ये तो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। रुकिया जंप करके इचिको पर एक किक मारती है। अरे पागल हो गई है क्या? मुझ पर हमला क्यों किया? रेंजी इसे पीछे से पकड़ता है और रुकिया और भी झापड़ लगाती है इसके मुंह पर और बोलती है कि साले इतना लटका हुआ चेहरा क्यों है तेरा? मेरे साथ चलो। और इचिको की सोल को खींच कर ले जाती है। बाकी के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि भाई ये इचिको बेहोश कैसे हो गया अचानक से? और ये लाल बालों वाला, इसके शरीर पर तो बहुत सारे टैटूज हैं और इसके बगल में खड़ी है। क्या बोलूं भाई मैं, चलो कन्फेस कर ही देता हूँ गाइस, मुझे रांगेक्यू के ऊपर क्रश है। सोनी लगती है भाई बहुत ज्यादा। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई वो सब तो ठीक है और ये टकला कुछ ज्यादा ही साइतामा जैसा नहीं लग रहा। इकाको को गुस्सा आ जाता है कि साला टकला कौन बोला मुझे? जिसने टकला बोला आ गया साले, अभी बताता हूँ, वन पंच मैन हूँ मैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रुकिया और इचिको कहीं पर जा रहे होते हैं। एक छत पर जाते हैं और एक हॉलो नीचे आ जाता है। रुकिया इचिको को एक लात मारती है और इसे नीचे गिरा देती है। जा इचिको के बच्चे, टक्कर से मार किया। ये हॉलो इचिको पर हमला कर देता है पर इचिको इसके हमले से डॉज कर जाता है। ये हॉलो दोबारा से हमला करता है। ये क्या कर रहे हो इचिको? जल्दी उसे खत्म करो। तुम इतने कमजोर हॉलो को मारने के लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे मत समझा छोटे बच्चे कि मुझे क्या करना चाहिए। हॉलो दोबारा से इचिको पर हमला करता है। इचिको थोड़ा सा दूर जाकर सोचता है ठीक है अब तुम्हें खत्म करने का समय आ चुका है। तभी इचिको के अंदर से हॉलो इचिको कहता है मैं तुम्हारे नजदीक आ रहा हूँ इचिको, बस थोड़ा ही समय बाकी है, मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा और तुम गायब हो जाओगे। और तभी रुकिया कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम उन अरंकार से मार खा के आए हो और ओरिहिमे और चैड को भी काफी ज्यादा चोट पहुंची है। तो क्या हुआ? तुम क्या इतने ज्यादा कायर हो इचिको कि इतनी जल्दी हार मान लोगे? हाँ, क्या तुम्हें हारने का डर है? क्या तुम्हें डर है कि तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाओगे क्या? और क्या तुम उस हॉलो से डरते हो जो तुम्हारे अंदर है? और अगर तुम्हें हारने से डर लग रहा है तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा इचिको। अगर तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि तुम अपने दोस्तों की रक्षा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। अगर किसी को भी तुम पर भरोसा नहीं है तो भी तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तुम्हें अपने अंदर के हॉलो से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा क्योंकि तुम मेरे लिए एक ऐसे ही इंसान हो जो कभी हार नहीं मानता है। इचिको इसकी बातें सुनकर मोटिवेटेड हो जाता है और एक ही झटके में इस हॉलो को खत्म कर देता है। इसके बाद रुकिया इचिको को खींचकर ओरिहिमे के पास लेकर आती है। हेलो, कैसी हो ओरिहिमे? रुकिया, तुम कब आई? ओरिहिमे दरअसल मैं, रुकिया इसे झुकाती है। दरअसल ये आपसे माफी मांगना चाहता है मिस ओरिहिमे जी। हाँ, है ना इचिको? हाँ मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ ओरिहिमे, मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, अगली बार से तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। ओरिहिमे सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, इचिको अब पहले जैसा लग रहा है। थैंक यू इचिको, तुम्हारा शुक्रिया रुकिया और वेलकम बैक। इसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। काई को दरवाजा खोलता है। अबे कौन है ये? चिल्ला रहा है, मेरे बिना मजे कौन कर रहा है यहाँ पर? इकाको इसके सामने खड़ा होता है और इकाको काइगो को डरा देता है कि जल्दी बोल साले कौन है तू, वरना अभी तुझे अपनी लकड़ी की तलवार से खत्म कर दूंगा। तभी रांगेक्यू इसके टकले पर मारती है। थोड़ा सा चिल करो टकली, ऐसे ही मुझे मारते रहो और मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। चुप हो जाओ वरना तुम्हारी शिकायत याचिरो से कर दूंगी। इकाको की फट जाती है। आज सॉरी भाई, प्लीज ऐसा मत करना। और रांगेक्यू पीछे मुड़कर कहती है चलो बेवकूफो, हमें काम भी करने हैं। तोशिरो इसे कहता है कि तुम इन बेवकूफों में मुझे तो शामिल नहीं कर रही हो ना? अरे नहीं कैप्टन साहब जी, आप तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिमाग वाले हो। और काइगो इसके इन्हें देखकर बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी ओर हम इचिको के घर पर देखते हैं। रुकिया के घर वापस आने की वजह से कौन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर रुकिया इसे लात मार के पीछे धकेल देती है। इसे सिर्फ मेरी बहन रुकिया ही कर सकती है। तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई रुकिया। वही पुराना छोटा सा कमरा। हाँ, तुम्हें मुझे याद कराने की जरूरत नहीं कि ये छोटा है और अपने उस महल से कंपेयर मत करो। इचिको के फादर और इसकी बहन इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी कारिन यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि पागल वागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? और यूजो कारिन को बताती है कारिन इचिको अपने कमरे में एक लड़की को लेकर आया है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इचिको तो बचपन से ही किसी न किसी लड़की को घर लेकर आता ही है, जैसे कि तात्सुकी। तभी इचिको बाहर आ जाता है। साला चुप हो जाओ, तुम्हें तो जासूसी करना भी नहीं आता। कैसे परिवार वाले हैं ये? मेरा ये परिवार कुछ ज्यादा ही अजीब है। इचिको रुकिया से पूछता है अरे यार मुझे ये बताओ ये अरंकार्स होते क्या है और उन लोगों ने मुझे टारगेट क्यों बनाया है? तभी सीलिंग लाइट से रेंजी और हमारी प्यारी रांगेक्यू सन यहाँ पर आ जाती है और साथ ही इकाको और यूमिची का भी यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे हो इचिको? काफी समय हो गया हमें मिले हुए। साला सीलिंग लाइट से आने की क्या जरूरत थी? घर में आने के लिए दरवाजे भी होते हैं। पर रांगेक्यू इकाको के टकले पर इशारा करती है और बोलती है तुम्हें लाइट बल्ब चाहिए तो ये देखो। कौन? रांगेक्यू को देखकर इसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। साला ये कौन भाई? ठरकी साला। पर रांगेक्यू इसे एक पंच मार के नीचे गिरा देती है और रेंजी समझाता है कि अरंकार्स वो लोग हैं जिन लोगों ने शिनिगामी पावर्स को पाने के लिए अपने मास्क को रिमूव कर लिया है ताकि उन लोगों को सोल रिपर्स और हॉलोज दोनों की ताकतें मिल सके। पहले वो काफी ज्यादा कमजोर थे पर अब आइजन के आने की वजह से इन दिनों अरंकार्स काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं। और रुकिया एक पेंटिंग बनाती है जो कि हमेशा की तरह बकवास होती है। ये पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे ऐसे ही समझाते थे। भाई रुकिया तो पेंटिंग छोड़ दे यार। और रुकिया को गुस्सा
आ जाता है ये सुनकर और इसके मुंह पर इस पेंटिंग को मार देती है। और रेंजी आगे बताता है कि सोल सोसाइटी का ये प्लान था कि थोड़ा रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये अरंकार्स क्या करने वाले हैं। सोल सोसाइटी के अंदर 3 कैप्टन से जा चुके हैं, यानी कि इचिमारू, कैप्टन तोशिन और कैप्टन आइजन, जिसकी वजह से इनकी पावर कम हो चुकी है और ये फुली डेवलप्ड अरंकार्स कुछ ज्यादा ही तेजी से विकसित हो रहे हैं। और अब उन सभी को पृथ्वी के ऊपर भी भेजा जा रहा है। इसी वजह से हेड कैप्टन यामा ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। सेंट्रल 46 भी पूरी तरह से खाली हो चुका है जब आइजन ने उनके सारे मेंबर्स को मार गिराया था। और क्योंकि रुकिया और रेंजी इचिगो को जानते थे, इसी वजह से इन्हें यहाँ पर भेजा गया है इंसानी दुनिया में उन अरंकार्स को खत्म करने के लिए। और लगे हाथ इकाको, युमिचिका और रंगिक्यो भी हमारे साथ आ गए और इसी वजह से कैप्टन हित्सुकाया को भी इस मिशन को लीड करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। और ऐसे हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तोशिरो इचिगो को बताता है कि आइजन की नजर तुम पर ही है इचिगो। अरे कैप्टन तोशिरो, आपको भी हमारे साथ सीलिंग लाइट से आना चाहिए था ना। तोशिरो इनकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि जब हॉलोस के मास्क को रिमूव किया जाता है तब अरंकार्स बनते हैं, पर वो उतने ज्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं। और अगर तुम्हें सोल सोसाइटी के सामने युद्ध करना है तो तुम्हें मैनोस ग्रांडे से भी कुछ ज्यादा ताकतवर चाहिए। मैनोस से भी ज्यादा ताकतवर? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बाहर ऐसे भी हॉलोस हैं जो कि मैनोस ग्रांडे से भी ज्यादा ताकतवर हैं? और तोशिरो बताता है कि हाँ, मैनोस में भी 3 क्लासेस होते हैं। पहले होते हैं गिलियन, जो कि मैनोस के सबसे लोएस्ट क्लास में आते हैं और वो काफी ज्यादा है। तुमने जिस मैनोस को हराया था वो इसी जाति का था और उसे हम एक प्यादा कह सकते हैं। इचिगो शॉक्ड रह जाता है। वो बस एक प्यादा था? और तोशिरो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं पर उनका दिमाग बस जानवरों से थोड़ा ही ज्यादा होता है, तो एक कैप्टन के लिए उन्हें मारना उतना मुश्किल नहीं होता है। पर प्रॉब्लम मैनोस के नेक्स्ट लेवल पर आती है। सेकंड क्लास को एडजुडास कहते हैं। साइज में गिलियंस से थोड़े से छोटे होते हैं पर गिलियंस से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी संख्या काफी कम है। हर एक के पास काफी सारे गिलियंस को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। और आखिर में आते हैं फर्स्ट क्लास, जिसे हम कहते हैं वास्टलॉर्ड। वो इंसान के साइज के होते हैं और बहुत ही रेयर होते हैं, पर जो वेस्टलॉर्ड्स होते हैं सोल रीपर्स के कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तोशिरो बताता है कि अब हमारे 3 कैप्टन भी उनकी साइड हैं, जिसका मतलब है कि आइजन के पास 10 से भी ज्यादा वेस्टलॉर्ड्स हैं और इसका यही मतलब है कि सोल सोसाइटी बहुत ही ज्यादा खतरे में है। इसके बाद हम उल्कियोरा और यामी को देखते हैं और अपने सामने बहुत सारे अरंकार्स को भी देखते हैं। वापिस आ गए आइजन सामा। तुम्हारा स्वागत है उल्कियोरा। चलो अब तुम्हारे 20 भाइयों के सामने बताओ तुम क्या करके आए हो। तुमने इंसानी दुनिया में क्या क्या अनुभव किया? उल्कियोरा अपनी आंख निकाल कर क्रश कर देता है और इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिसकी हेल्प से आइजन और बाकी के अरंकार्स जो कुछ भी इन लोगों ने पृथ्वी पर अनुभव किया वह सब कुछ देख पाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें वो हमारे हाथों से मारने के लायक भी नहीं लगा? हाँ, आप ही की ऑर्डर्स थी ना, अगर वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है तो उसे जान से मार दिया जाए। पीछे से एक अरंकार कहता है, अगर मैं होता ना वहाँ पर सभी को मार के वापस आता। अगर ऑर्डर्स में मारने का कहा गया था तो तुम्हें उसे मार कर आना ही चाहिए था। उल्कियोरा, मुझे तो लगता है तुम बस डर के वापस आ चुके हो। तुमने अभी सब कुछ देखो ना, उस लड़की को हमने बहुत ज्यादा मारा था, वो तो वो काली लड़की बीच में आ गई। और गाइस, इस ब्लू हेयर्स वाले का नाम है ग्रिमजॉ और ग्रिमजॉ कहता है कि मैं तो उसे भी एक ही झटके में खत्म कर देता। तुम नल्ले हो भाई, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और उल्कियोरा, तुम तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो। यामी को गुस्सा आ जाता है। ग्रिमजॉ, मेरी बात सुनो, वो लड़का भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। आइजन सामा को उसकी अभी की क्षमताओं से कोई खतरा नहीं है, पर वो जिस तेजी से ताकतवर होता जा रहा है वो परेशानी की बात है। अभी उसकी ताकतों के ऊपर उसका कोई काबू नहीं है, पर शायद वो अपनी ताकतों पर काबू कर सकता है, हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है। इसी वजह से मैंने उसे नहीं मारा है। तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो उल्कियोरा। अगर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा हो जाता है तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ उल्कियोरा। आपका शुक्रिया लॉर्ड आइजन। पर ग्रिमजॉ काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेंजी कॉर्न के अंदर से सोल कैंडी को बाहर निकाल रहा होता है और वापस से कॉर्न के अंदर रख देता है। इचिगो इनसे पूछता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो? और रेंजी बोलता है कि हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक हम तुम्हारे साथ मिलकर उन सभी अरंकार्स को नहीं हरा देते हैं। पर साला तुम रहोगे कहाँ पर? मेरा घर छोटा है और तुम कितने सारे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। रंगिक्यो-सान कहती है, मुझे भी नहीं रखोगे क्या इचिगो? स्पेशली तुम तो बिल्कुल नहीं रह सकती यहाँ। ठीक है, तो मैं ओरिहिमे के घर चली जाती हूँ। रंगिक्यो हरकतें करने लगती है जिसकी वजह से इचिगो शर्मा जाता है और रंगिक्यो तोशिरो से पूछती है कि कैप्टन साहब जी आपको भी चलना है क्या? पर तोशिरो मना कर देता है और बोलता है कि तुम इडियट्स के साथ मुझे नहीं रहना है। इकाकू और युमिचिका भी कहते हैं कि हम भी चले जाते हैं, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, पर उस लकड़ी की तलवार को कहीं पर छुपा देना। और रेंजी भी डिसाइड करता है कि मैं उराहारा के घर पर जाकर रहूंगा और अब बस रुकिया बच जाती है। और छोटी बच्ची तुम कहाँ जाने वाले हो? और रुकिया एज एक्सपेक्टेड इचिगो के घर के अंदर भाग जाती है। ये घर तो मेरा ही है। इसके बाद हम युमिचिका और इकाकू को देखते हैं। युमिचिका को अपने आसपास हॉलोस की प्रेजेंस फील हो जाती है। साइतामा, मैं अपने आसपास हॉलोस की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ, क्या हमें उसे मारने जाना चाहिए? पर इकाकू बोलता है कि सोल रीपर्स को कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर इंचार्ज बनाया गया है, तो हॉलोस को मारना हमारा काम नहीं है। पर युमिचिका को ये हॉलो कुछ अजीब लग रहा होता है। दूसरी ओर ओरिहिमे रुकिया के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि रुकिया काफी स्पेशल है और थोड़ी जेलस टाइप भी है। और इचिगो के घर के अंदर रुकिया रोने का नाटक कर रही होती है। मैंने अपने सारे पैसे खो दिए हैं और मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। युजु और इशिन इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। रुकिया इचिगो को इशारा करती है। प्लान सक्सेसफुल। इचिगो और यहाँ पर कागुया और मुइजीरो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और केइको अपने ऊपर एक हॉलो को उड़ते हुए देखता है और भागकर मुइजीरो को इसके बारे में बताता है कि मैंने ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डरावना मॉन्स्टर देखा। पर मुइजीरो इसे इग्नोर करता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रिमजॉ पृथ्वी पर आ जाता है। यहाँ पर रंगिक्यो ओरिहिमे के साथ रहने की परमिशन ले लेती है और छत के ऊपर तोशिरो बैठा होता है और बोलती है कि आप हमारे साथ रह सकते हैं कैप्टन तोशिरो। पर तोशिरो इसे चुप रहने के लिए कहता है। #सिग्मा भाई। रंगिक्यो ओरिहिमे से कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? पर ओरिहिमे रंगिक्यो से कहती है, रुकिया कितनी अच्छी है ना, उसने कुछ ही देर में इचिगो को दोबारा से पहले जैसा
कर दिया। इचिको काफी दिनों से उदास था पर रोकिया की वजह से अब वापस खुश रहने लगा है। मैं भी कई दिनों से इचिको को खुश करने की कोशिश कर रही थी पर इसमें नाकामयाब रही। पर जब रोकिया ने इचिको को चीयर अप कर दिया तो मुझे खुश होना चाहिए था, पर मुझे नहीं मालूम कि मुझे रोकिया से जेलस फील क्यों हो रहा है। और ऐसा बोलकर ओरिहिमे रोने लगती है पर रांगेक्यू इसे गले से लगा लेती है। हमें भी तो लगाओ भाई कभी यार। रांगेक्यू इसे चुप कराने की कोशिश करती है पर ओरिहिमे और भी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी ओर ग्रिमजो और इसके साथी इंसानी दुनिया में आ चुके हैं। इनमें से एक रंगकार कहता है कि मैंने यहाँ पर आते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील किया है जो कि उल्कीओरा की रिपोर्ट के अंदर नहीं थी। और ग्रिमजो इन सभी को अपने परक्यूसा को ओपन करने के लिए कहता है और सारे रंगकार्स अपने परक्यूसा की हेल्प से आसपास के स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करने लग जाते हैं। ग्रिमजो सोचता है कि शायद सोल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं और ऊपर देख कर कहता है इसी वजह से मैं कहता था तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो उल्कीओरा। और अपने साथियों से कहता है डीरॉय, शोलोंग, इल्फर्ड, नगिम सभी जगह फैल जाओ और जरा सा भी स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करो तो उस इंसान या सोल रिपर को वहीं के वहीं मार डालना। यहाँ इचिको के घर के अंदर हम देखते हैं कि रुकिया के लिए एक नया बेड लगाया गया है पर रुकिया गुस्सा हो जाती है। पर इचिको मुझे तुम्हारे क्लोजेट में ही रहना है, मुझे नहीं रहना इस पर। थोड़ा नखरा शुरू। और यहाँ इकाकू और युमिचिका स्कूल की छत के ऊपर बैठे होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और यहाँ पर रांगेक्यू और ओरिहिमे भी डिनर करके मस्त पेट फुलाकर बैठे हुए थे। और ऊपर छत के ऊपर तोशिरो बैठा होता है जिसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ग्रिमजो और इसकी आर्मी कहती है चलो शुरू करते हैं, एक एक को चुनकर खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ अलंकार आर्क का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 9000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर दीजिएगा। और गाइस मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे। और अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं अगली वीडियो में।